लेमन मीन्स ए कॉमन मैन। लेमन का मतलब है एक कॉमन मैन, एक आम नागरिक। और ए डायलेमा का मतलब एक दुविधा। August 6, 1945, the day the atomic bomb was dropped on Hiroshima, brought home to all of us in a dramatic fashion the significance of science in human life. 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नाम की एक सिटी पर, जापान की एक सिटी थी हिरोशिमा, जहाँ पर एटम बॉम्ब गिराया गया था। तो वो जो एटम बॉम्ब गिराया गया, उस एटम बॉम्ब ने बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से, बड़े ही नाटकीय तरीके से हमें ये बता दिया कि वास्तव में ह्यूमन लाइफ के अंदर साइंस की क्या अहमियत है, साइंस का क्या महत्व है। द इम्पैक्ट ऑफ दैट बॉम्ब हैज़ लेफ्ट अस स्टन्ड एंड कन्फ्यूज्ड। कि उस बॉम्ब का जो असर था उसने हमें चौंका दिया और पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। सर्टेनली वी लेमैन आर फ्राइटन्ड बाय साइंस एज वी नेवर वर बिफोर। और निश्चित रूप से हम जो आम नागरिक हैं, हम साइंस से इतना डर गए जितना हम पहले कभी नहीं डरे थे। एंड सर्टेनली टू वी आर bewildered by the power which science has suddenly placed in our laps। और निश्चित रूप से हम पूरी तरह से इस बात पर भी चौंक गए कि साइंस ने हमें जो अचानक ये पावर दी है, हमारे हाथों में ये जो पावर दी है, bewildered and humbled by our realization of how unequipped we are। और हम पूरी तरह से चौंक गए जब हमें ये महसूस हुआ कि वास्तव में इतनी पावर होने के बावजूद भी हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं इन टर्म्स ऑफ एथिक्स, लॉ एंड गवर्नमेंट टू नो हाउ टू यूज़ इट। तो वो कमियां किस चीज़ की है? कमियां हमारे में ये है कि हम उन पावर्स को कैसे यूज़ करें, ये हमें नहीं पता। That I think is the first reaction of layman to the stupendous repercussion of that bomb on Hiroshima। तो ये मेरा मानना है, मैं सोचता हूँ कि एक आम नागरिक का फर्स्ट रिएक्शन होता है, फर्स्ट रिएक्शन है जो हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया गया था, उसका जो बुरा असर पड़ा था, उस बुरे असर पर जो पहला रिएक्शन बनता है आम नागरिक का। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू हिज माइंड इज़ दिस। और जो पहला प्रश्न उसके दिमाग में उठता है, पहला सवाल उसके दिमाग में उठता है, क्या सवाल उठता है? वट यूज़ आर रेडियो एंड ऑटोमोबाइल्स एंड पेंसिलिन एंड ऑल द अदर गिफ्ट्स ऑफ साइंस if at the same time the same science hands us the means by which we can blow our salvage and our civilization into drifting dust। तो ये सवाल हमारे दिमाग में उठता है कि ये जो रेडियो है, ऑटोमोबाइल्स हैं, या पेंसिलिन है, या साइंस के कुछ और गिफ्ट्स हैं, इनका क्या यूज़ रह जाता है। बल्कि इसी साइंस ने हमें कुछ ऐसे साधन दिए हैं जिन साधनों के साथ हम अपनी ही सभ्यता को बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं। वी हैव ऑलवेज बीन inclined to think research and technology as being consciously related to human welfare। हम अब तक ये सोचते आए हैं कि जो रिसर्च है या टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से मनुष्य की भलाई से संबंधित होती है। नाउ फ्रेंकली वी आर नॉट सो श्योर एंड वी आर डीपली ट्रबल्ड। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, फ्रेंकली कह सकता हूँ कि हम पूरी तरह से श्योर नहीं, हम थोड़े संकट में हैं, ट्रबल में हैं। बाय द रियलाइजेशन दैट मैंस ब्रेन कैन क्रिएट थिंग्स विच हिज विल मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल। और जब हमें ये महसूस होता है कि इंसान का दिमाग कुछ ऐसी चीज़ें बना सकता है जिन चीज़ों पर उसका खुद का कंट्रोल नहीं रहता। टू द लेमैन इट सीम्स एज इफ साइंस वर फेसिंग ए वास्ट डायलेमा। तो एक आम नागरिक के लिए साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो एक दुविधा को फेस कर रही है। साइंस इज़ द सर्च फॉर ट्रूथ एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द ग्लोरियस फेथ दैट ट्रूथ इज़ वर्थ डिस्कवरिंग। साइंस का मतलब है सच्चाई की तलाश। और ऐसा माना जाता है कि जिस सच्चाई की तलाश में साइंस लगी हुई है, उस सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। It springs from the noblest attribute of the human spirit, but it is the same search for truth that has brought our civilization to the brink of destruction।
लेकिन इसी सच्चाई की तलाश में हमारी जो सभ्यता है वो विनाश की कगार पर आ चुकी है। एंड वी आर कन्फ्रंटेड बाय द ट्रेजिक आयरनी that when we have been most successful in pushing out the boundaries of knowledge, we have most endangered the possibility of human life on this planet. तो अब हमारे सामने एक ट्रेजिक आयरनी है। ट्रेजिक आयरनी ये है कि हमने अपने ज्ञान की सीमा बढ़ा दी है, ज्ञान का दायरा बढ़ा दिया है, लेकिन ज्ञान का दायरा बढ़ाने के साथ साथ हमने इस प्लैनेट पर, इस ग्रह पर मनुष्य की जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, उसकी संभावना को भी खतरे में डाल दिया। द परस्यूट ऑफ ट्रूथ हैज़ एट लीस्ट लेड अस टू द टूल्स बाय विच वी कैन अवरसेल्वेज बिकम द डिस्ट्रॉयर्स ऑफ आवर ओन इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल द ब्राइट होप्स ऑफ द रेस। कि उसी सच्चाई की तलाश में हमारे हाथ ऐसे टूल्स लग गए हैं जिन टूल्स की सहायता से हम अपने ही इंस्टीट्यूशन के डिस्ट्रॉयर बन गए हैं। अपने ही इंस्टीट्यूशन के डिस्ट्रॉयर मतलब उनको विनाश करने वाले बन गए हैं और पूरी मनुष्य जाति की जो जिंदगी की जो संभावनाएं हैं उनका विनाश करने वाले बन गए हैं। इन दिस सिचुएशन व्हाट वी डू, curb our science or cling to the pursuit of truth and run the risk of having our society torn to pieces। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें साइंस पर रोक लगानी चाहिए या सच्चाई की तलाश में लगे रहना चाहिए, सच्चाई की तलाश के साथ चिपके रहना चाहिए और ये रिस्क उठाना चाहिए हमारी सोसाइटी को टुकड़ों में बांटने का या टुकड़े टुकड़े होते देखने का? It is on the basis of this dilemma that serious questions are forming in the public mind। तो इसी दुविधा पर जो कुछ सीरियस क्वेश्चन जो हैं वो पब्लिक के दिमाग में उठ रहे हैं। Unless research is linked to a human and constructive purpose, should it not be subject to some kind of restraint? कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक कोई रिसर्च मनुष्य की भलाई के लिए ना हो तब तक उस पर रोक लगा दी जाए। कैन आवर साइंटिस्ट अफोर्ड टू बी कंसर्न सोनली विद द फैक्ट एंड नॉट एट ऑल विद वैल्यू एंड पर्पस? क्या हमारे साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ फैक्ट से लेना देना है, उनका वैल्यू या पर्पस से कोई लेना देना नहीं है? कैन दे लेजिटिमेटली क्लेम दैट देयर ओनली एम इज़ द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज रिगार्डलेस ऑफ इट्स कंसिक्वेंसेज? क्या वैज्ञानिक ये दावा कर सकते हैं कि उनका लक्ष्य सिर्फ नॉलेज की एडवांसमेंट है, सिर्फ नॉलेज को एडवांस करना, उनको परिणामों की कोई चिंता नहीं है? क्या ये वैज्ञानिक ऐसा क्लेम कर सकते हैं, ऐसा दावा कर सकते हैं? इज़ द लेमैन जस्टिफाइड इन सेइंग टू द साइंटिस्ट्स वी लुक टू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट ट्रूथ which furthers the well-being of mankind and that truth which threatens it? We look to you distinguish between that truth। तो क्या हम आम नागरिक साइंटिस्ट को ये कह सकते हैं कि आपको अंतर का पता लगाना है उस सच्चाई में जो मनुष्य की भलाई के लिए है और उस सच्चाई में जो मनुष्य के विनाश के लिए है, दोनों सच्चाइयों में अंतर पता करना है। वन ऑफ द साइंटिस्ट हु प्लेड ए लीडिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब सेड टू द न्यूज़पेपर मैन। तो जितने भी एटम बॉम्ब बनाने वाले साइंटिस्ट थे, एटम बॉम्ब बनाने वाला जो साइंटिस्ट का जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का हिस्सा जितने भी साइंटिस्ट थे, उनमें से एक साइंटिस्ट ने एक न्यूज़पेपर मैन को कहा था, ए साइंटिस्ट कैन नॉट होल्ड बैक प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ फियर्स ऑफ व्हाट द वर्ल्ड विल डू विद हिज डिस्कवरीज। तो उसने ये बात कही थी, उसने कहा था कि साइंटिस्ट जो होता है वो अपने कदम वापस नहीं खींच सकता सिर्फ इस बात को सोचकर या सिर्फ इस डर की वजह से कि संसार उसकी डिस्कवरीज के साथ क्या करेगा। वट ही अपरेंटली इम्प्लाइड वाज द साइंस हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मैटर। तो उसका सीधे तौर पर साफ साफ ये मतलब था कि इस मैटर में साइंस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। एंड दैट इट विल प्लंज अहेड इन द परस्यूट ऑफ ट्रूथ इवन इफ द प्रोसेस लीव्स द वर्ल्ड इन डस्ट एंड एशेज। और उसके कहने का मतलब ये था कि
साइंटिस्ट हमेशा सच्चाई की तलाश में लगे रहेंगे, चाहे यह सच्चाई की तलाश के अंदर, सच्चाई की तलाश किए प्रोसेस के अंदर पूरा संसार मिट्टी में मिल जाए या राख का ढेर हो जाए। इज़ दैट द फाइनल आंसर? इज़ देयर नो अदर आंसर? क्या हमें साइंटिस्ट से यही सवाल का जवाब मिल सकता है? क्या यही जवाब मिल सकता है? क्या कोई और जवाब नहीं मिल सकता? फ्रेंकली एज ए लेमैन आई डू नॉट नो। तो मैं भी एक आम नागरिक हूँ, मुझे भी नहीं पता कि क्या हमें कोई ऐसा इसके अलावा कोई और जवाब मिल सकता है साइंटिस्ट से। ऑफ हैंड दिस डिसएवोबल ऑफ कंसर्न सीम्स कैलस एंड इरिस्पॉन्सिबल। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो साइंटिस्ट ने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है, ये वाकई में काफ़ी कठोर है और गैर जिम्मेदाराना है। बट वी में बी फेसिंग ए सिचुएशन वेयर नो अदर आंसर इज़ रियलिस्टिक और पॉसिबल। लेकिन हम एक ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जिस सिचुएशन में कोई और उत्तर नहीं मिल सकता हमें, ना ही पॉसिबल है। To ask the scientist to foresee the use, the good or evil of the use, to which his result may be put, is doubtless beyond the realm of the attainable। तो साइंटिस्ट से ये पूछना कि पहली है, तो ये कहना ये वाकई में इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑलमोस्ट एनी डिस्कवरी कैन बी यूज्ड फॉर आइदर सोशल और एंटी सोशल पर्पजेज। तो लगभग हर डिस्कवरी को या तो सोशल या एंटी सोशल दोनों पर्पजेज के लिए यूज़ किया जा सकता है, दोनों उद्देश्यों के लिए यूज़ किया जा सकता है, सोशल भी और एंटी सोशल। डील विद आइदर मेडिसिन, जर्मन वार के वेपन के लिए इसको येट गैस, लेकिन उस इंडस्ट्री से हमें सल्फर ड्रग्स और मस्टर्ड गैस जैसी चीज़ें मिली। When Einstein wrote his famous transformation equation in 1905, he was not thinking of the atomic bomb। तो एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, उन्होंने अपनी इक्वेशन दी थी, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 1905 के अंदर। जब उन्होंने ये इक्वेशन दी थी तब वो एटम बॉम्ब बनाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, उन्होंने एटम बॉम्ब के बारे में सोचा तक नहीं था। बट आउट ऑफ द इक्वेशन केम वन ऑफ द प्रिंसिपल्स अपॉन विच द बॉम्ब वाज बेस्ड। लेकिन उसी इक्वेशन में से कुछ प्रिंसिपल्स निकल कर आए, कुछ सिद्धांत निकल कर आए, उनमें से एक सिद्धांत पर बॉम्ब बनाना आधारित होता है। विलार्ड गिब्स वाज ए जेंटल स्पिरिट हुज लाइफ वाज स्पेंट इन हिज लेबोरेटरी एट येल यूनिवर्सिटी। विलार्ड गिब्स एक बहुत ही अच्छे स्पिरिट, अच्छी आत्मा वाले इंसान थे और उनकी ज़्यादातर लाइफ येल यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी में स्पेंड हुई थी। एंड हु नेवर ड्रीम दैट हिज वर्क इन मैथमेटिकल फिजिक्स माइट हैव इवन ए रिमोट रिलेशनशिप टू द वार। और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी जो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसका दूर दूर तक किसी ना किसी तरह से युद्ध के साथ कोई रिलेशन बन सकता है। एंड येट इट इज़ सेफ टू से दैट हिज आइडियाज़ गेव एडेड पावर टू द आर्मामेंट्स ऑफ ऑल नेशंस इन बोथ वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकेंड। और ये कहना सेफ होगा कि विलार्ड गिब्स के आइडियाज़ ने वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड के अंदर जितने भी नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था उन सभी देशों को हथियार हासिल करने में मदद की। I suspect that the way out of the dilemma is not as simple as the question now being asked seem to imply। तो मुझे डाउट है कि उस दुविधा से कैसे बाहर आएँ। The good and the evil that flow from scientific research are more often than not indistinguishable at the point of origin। तो किसी भी रिसर्च किसी भी रिसर्च को ख़त्म होने से पहले ही हम ये पता नहीं लगा सकते कि उसको
सोशल तरीके से यूज़ किया जाएगा या एंटी सोशल तरीके से यूज़ किया जाएगा। तो जब भी वो रिसर्च शुरू होती है तो शुरू होते समय या रिसर्च के ख़त्म होते समय हम ये पता नहीं लगा सकते कि उस रिसर्च को सोशली यूज़ किया जाएगा या एंटी सोशल वे में यूज़ किया जाएगा। जनरली दे आर बाय प्रोडक्ट्स और दे रिप्रेजेंट distortion of original purpose, none of which could have been foreseen when the initial discovery was made। तो जब इनिशियल डिस्कवरी होती है, जब कोई डिस्कवरी होती है, कोई खोज होती है, तो उस खोज के समय हम ये पता नहीं लगा सकते कि उस खोज का ओरिजिनल पर्पस क्या है। वी आर ड्रिवन बैक टू ए क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन मोटिव्स एंड डिज़ायर्स। Science has recently given us radar, jet propulsion and power sources of unprecedented magnitude। तो साइंस ने हमें हाल ही में रडार दी है, जेट प्रोपल्सन दिए हैं या बहुत से पावर सोर्सेज हमें दिए हैं। वट डज सोसाइटी वांट टू डू विद दैम। लेकिन इन सब चीज़ों का सोसाइटी क्या कर सकती है। इट कैन यूज़ दैम कंस्ट्रक्टिवली टू इंक्रीज द हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड और इट कैन एम्प्लॉय दैम टू टीयर द वर्ल्ड इन टू पीसेस। तो इन सब चीज़ों का सोसाइटी किस तरीके से यूज़ कर सकती है। क्या इन सब चीज़ों का यूज़ सोसाइटी इंसान की खुशियों के लिए कर सकती है, इंसान की खुशियों को बढ़ाने के लिए कर सकती है, या इन सब चीज़ों को संसार को पूरी तरह से तहस नहस करने में कर सकती है। देयर इज़ स्कार्सली ए साइंटिफिक फार्मूला और ए प्रोसेस और ए कमोडिटी विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वार पर्पसेस। तो दुनिया में ऐसा मुश्किल से कोई साइंटिफिक फार्मूला होगा या कोई ऐसी साइंटिफिक प्रोसेस होगी जिसको युद्ध के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। इज़ दैट इज़ वट वी इलेक्ट टू डू विद इट। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उन फॉर्मूला को कैसे यूज़ करते हैं। इन ब्रीफ, द गिफ्ट्स ऑफ साइंस कैन बी यूज्ड बाय इविल मैन टू डू इविल इवन मोर ऑब्वियसली एंड ड्रामेटिकली देन दे कैन बी यूज्ड बाय मैन ऑफ गुड विल टू डू गुड। तो सीधे तौर पर साफ साफ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ शॉर्ट में कि जो गिफ्ट्स होते हैं साइंस के, उन गिफ्ट्स को बुरे आदमी बुरे तरीके से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और जो अच्छे आदमी हैं और भलाई के लिए उसको कम यूज़ किया जा सकता है साइंस के गिफ्ट्स को। आई फियर देयर इज़ नो ईजी वे आउट ऑफ आवर डायलेमा। तो मुझे डर लग रहा है कि हम उस डायलेमा से, दुविधा से कैसे बाहर निकलें। आई वुड नॉट एब्सॉल्व द साइंटिस्ट फ्रॉम सम मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी for they are men of superior training and insight and we are entitled to look to them for help and leadership, more help and leadership। तो मैं नहीं मानता कि साइंटिस्ट को इस तरह से अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट सुपीरियर ट्रेनिंग वाले पर्सन्स होते हैं और उनको नॉलेज ज़्यादा होती है और हमें बार बार हेल्प के लिए उनकी तरफ देखना पड़ता है। I venture to add than have thus far been given। However, I note that a considerable number of scientists who were connected with the atomic bomb project have publicly expressed their apprehension of the consequences of their own creation। लेकिन मैं एक चीज़ नोट करता हूँ कि ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हुए हैं जो उस एटम बॉम्ब बनाने वाला जो प्रोजेक्ट था उसका हिस्सा थे और उन्होंने पब्लिकली एक्सप्रेस किया है, ये पब्लिकली उन्होंने ये चीज़ शो की है कि वाकई में उन्हें डर लगने लगा था अपनी खुद की बनाई हुई चीज़ से ही। ऑल ऑफ अस हु वर्कड ऑन द एटॉमिक बॉम्ब सेड डॉक्टर एलिसन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो हैड ए मोमेंट्री फीलिंग ऑफ इलेशन व्हेन आवर एक्सपेरिमेंट मेट विद सक्सेस। तो एटम बॉम्ब बनाने वाले प्रोजेक्ट के जो हिस्सा थे डॉक्टर एलिसन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के, तो उन्होंने ये कहा था कि एक समय तो हमें कुछ सेकंड्स के लिए जब हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, तो वो जो एटम बॉम्ब बनाने वाला जो एक्सपेरिमेंट था हमारा, जब वो सक्सेसफुल हुआ तो कुछ सेकंड्स के लिए तो हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन जल्दी ही वो खुशी हॉरर की फीलिंग में बदल गई और हम ये सोचने लगे, हम ये मन ही मन ये डिज़ायर हमारे मन में हुई
कि इसके बाद कोई और बॉम्ब ना गिराया जाए। Nevertheless, in the long run, I do not believe that we shall be successful in making science the arbiter of its discoveries. तो हम लॉन्ग रन के अंदर मैं ये विश्वास नहीं करता कि हम इस काम के अंदर सक्सेसफुल हो पाएंगे कि साइंस को इसकी डिस्कवरीज़ का आर्बिटर बना सकें, इसका केंद्र बना सकें। मतलब साइंस के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि साइंस के अंदर कोई भी डिस्कवरी होगी तो उसके ऊपर साइंस का कंट्रोल हो। समहाउ और अदर सोसाइटी इटसेल्फ मस्ट एज्यूम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये साइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती बल्कि हमारी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। द टावरिंग एनिमी ऑफ मैनकाइंड इज़ नॉट साइंस बट वॉर। तो जो इंसान का या मैनकाइंड का, पूरी मनुष्य जाति का जो दुश्मन है वो साइंस नहीं है बल्कि वार। साइंस merely reflects the social forces by which it is surrounded। तो साइंस सिर्फ और सिर्फ उस सोशल फोर्सेस को रिफ्लेक्ट करती है जिससे वो चारों तरफ से घिरी हुई होती है। When there is peace, साइंस इज़ कंस्ट्रक्टिव। जब हमारे समाज में शांति है तो साइंस कंस्ट्रक्टिव है, साइंस भलाई के लिए है। When there is war, साइंस इज़ perverted to destructive ends। और जब हमारी सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में युद्ध छिड़ता है तो साइंस पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, विनाशकारी हो जाती है। द वेपन्स विच साइंस गिव्स अस डू नॉट नेसेसरली क्रिएट वार, दे मेक वार इंक्रीजिंगली मोर टेरिबल। तो वेपन्स जो हमें साइंस देती है वो वार को क्रिएट नहीं करते हैं बल्कि वार को और ज़्यादा टेरिबल बना देते हैं, भयानक बना देते हैं। अनटिल नाउ इट हैज़ ब्रॉट अस टू द डोर स्टेप ऑफ डूम। और अब तक हमें ये पूरी तरह से विनाश की कगार पर ले आया है। Our main problem therefore is not to curb science but to stop war, to substitute law for force and international government for anarchy in the relations of one nation with another। तो हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि हम साइंस पर रोक लगाएं, हमारी मेन प्रॉब्लम है कि हमें युद्ध पर रोक लगानी चाहिए, ताकि ये जो युद्ध की वजह से जो कई देशों के अंदर जो एनार्की फैलती है, जो अव्यवस्था फैलती है, वो ना फैले। दैट इज़ अ जॉब इन विच एवरीबडी मस्ट पार्टिसिपेट इंक्लूडिंग द साइंटिस्ट्स। ऐसी जॉब है जिसके अंदर हम सब पार्टिसिपेट कर, साइंटिस्ट को होगा, बट द बॉम्ब ऑन हिरोशिमा वी हैव वेरी लिटिल दिया गया है, दिया है हम, और हमें ये एंड आवर वर्क हैज कास्टली लेट हो जाएगा, स्किल से शुरू। नाउ वी आर फेस टू फेस विद दिस अर्जेंट क्वेश्चन, कैन एजुकेशन एंड टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड creative intelligence run fast enough to keep us abreast with or our own mounting capacity to destroy। तो हमारे मन में अब एक अर्जेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है, हमारे सामने एक सवाल है कि क्या हमारी एजुकेशन या अंडरस्टैंडिंग या इंटेलिजेंस हमें इस काबिल बना पाएगी कि हम अपने ही आप को, अपनी ही मनुष्य जाति को अपनी ही मनुष्य जाति का विनाश करने से बच जाएंगे। दैट इज़ द क्वेश्चन विच वी शैल हैव टू आंसर वन वे और अनदर इन दिस जनरेशन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका हमें यस या नो में आंसर देना है इसी जनरेशन के अंदर। साइंस मस्ट हेल्प अस इन द आंसर। साइंस हमारी मदद करेगी इसके आंसर में, बट द मेन डिसीजन लाइज विद इन आवर सेल्फ। लेकिन जो मेन डिसीजन है वो हमारे अंदर है, हमें ही लेना है।